लास्ट क्लास में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया था। यस सर। हाँ सर। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड। सो किसी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स F लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसका मास m है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास को हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, है ना। क्या सर, एक बार वापस रिपीट करा ना। ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। दूसरे लैंग्वेज में इसको ऐसे कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 kg mass, 1 kg point mass at a point is called gravitational field at that point। ठीक है, तो दूसरा इसका अच्छा वाला डेफिनेशन हो गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स experienced by unit mass placed at a point, यूनिट मास मतलब 1 kg, at a point is called gravitational field at that point। ठीक है, समझ आया अब। हाँ सर। जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से। हो गया सर। डन सर।
आगे बढ़ूं? हाँ सर। तो कॉमन सेंस से देखो, सबसे पहला पॉइंट मास। अगर कोई पॉइंट मास है तो उसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा होगा? तो ये एक पॉइंट मास है m, इसकी वजह से इस पॉइंट P पर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए। ठीक है? हाँ सर। तो मन ही मन सोचेंगे कि यहाँ पर अगर 1 kg का मास रखें, यहाँ पर अगर 1 kg का मास रखें तो उस पर जो फोर्स लगेगा वही ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। तो वो फोर्स कितना लगेगा? Gm × m/r², ऐसा होगा। हाँ सर। पक्का? या इसमें किसी को कोई डाउट है? बोलो। नहीं सर, समझा। सर GM × M ना? हाँ, तो m तो 1 kg है ना। ओके समझा सर। m तो 1 kg है ना। हाँ सर। दूसरा कि इस फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो इधर होगा। मतलब इस पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर के अपोजिट होगा। हाँ सर। तो इसीलिए कन्वेंशनली इसको हम लोग माइनस, ऐसे भी नेगेटिव एक्स एक्सिस दिख रहा है अगर r पॉजिटिव है तो, है ना। हाँ सर। तो E की वैल्यू हो जाएगी -Gm/r²। ठीक है? अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो y एक्सिस पर मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड ले लो और x एक्सिस पर डिस्टेंस r ले लो, तो 1/r², ये कुछ ऐसा होगा। यस हाँ सर। सर। तो पॉइंट मास के लिए ये ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला हो गया, जो आपको याद रखना है एक ही बार में। इसके बाद एक और कर देता हूँ। सपोज यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है। ग्रेविटेशनल फील्ड at a point on the axis of uniform circular ring तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है। ये पॉइंट P है, रेडियस R है, डिस्टेंस मान लो x है। ठीक है? हाँ सर। अब देखो, अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं, कोई छोटा सा मास dm ले लूं,
इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इधर होगा DE, ये एंगल थीटा, तो DE का एक कंपोनेंट DE साइन थीटा इधर होगा और दूसरा कंपोनेंट DE कॉस थीटा इधर होगा हाँ सर। हाँ सर। कॉमन सेंस से लग रहा है कि DE साइन थीटा कैंसिल होता जाएगा और DE साइन थीटा का कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट वाला कैंसिल करता जाएगा। हाँ सर, हाँ सर। नहीं समझा। इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर अगर हम एक पॉइंट ले लेंगे तो इसके कारण भी DE होगा ओ अच्छा समझा सर, ठीक है समझा। और यही थीटा होगा, तो इसका साइन वाला कंपोनेंट ऑपोजिट होगा। कैंसिल होगा और कॉस वाला ऐड होता जाएगा। हाँ तो सर। मुझे यहीं से दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड इज माइनस ऑफ, माइनस साइन की वजह से DE cos थीटा का इंटीग्रल, दैट इज माइनस DE को लिखेंगे G DM अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, ये डिस्टेंस यही होगा ना, हाँ सर। into cos theta B by H, that is X upon under root R square plus X square। Yes, sir. DM को छोड़कर सब कांस्टेंट है यहाँ पर, हाँ सर। तो फाइनली आपको ग्रेविटेशनल फील्ड दिख रहा है माइनस GMX अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर टू द पावर 3/2। ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड, माइनस साइन को हटा दो तो ऐसा कुछ होगा। आया समझ में कि नहीं? हाँ सर। सर वो माइनस नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में इसलिए आएगा ना। इसके लिए लिखा था। सर वो 2D cos थीटा नहीं होगा? तो जब 2 होगा तो DM का इंटीग्रेशन m/2 लेंगे, क्योंकि हर एक की हाँ वजह हाँ से हाँ हाँ, दूसरा समझा। ले लिया तो आधा ही इंटीग्रेट करेंगे। यस यस, समझा सर। ठीक है, हाँ सर। तो पहले कॉपी कर लीजिए, पॉइंट मास और रिंग कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते सर हैं। ये माइनस वाला क्या था लास्ट में? कुछ नहीं, माइनस साइन सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन बताता है। अट्रैक्टिव फोर्स को माइनस बोलते हैं। यही अगर रिंग लेफ्ट साइड बनाता एक्सिस इधर तो वो माइनस प्लस दिखता ना, तो वो सिर्फ समझने के लिए। आप मन बोल है रहे तो थे ना सर, आप बोल रहे थे ना कि हम लोग आधा इधर इंटीग्रेट करेंगे, वो वाला पार्ट वापस बता सकते हैं? नहीं, कहाँ बोला, मैंने नहीं बोला, मैंने कहाँ बोला कुछ। हाँ सर, तो फिर -2D cos थीटा क्यों नहीं आएगा सर? तो माइनस वो टू पार्ट डी नहीं में, समझा। सुन चुपचाप, 2D में मैंने ये DM को ले लिया, ये DM को ले लिया, हाँ सर। तो दो, ये पॉइंट को जैसे ही इस पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली कंसीडर हो जा रहा है। हाँ सर। तो अब हाँ अगर सर, हम समझा। इंटीग्रेट करेंगे तो अगर आधे को करेंगे तो बाकी आधा ऑटोमेटिकली कंसीडर हो जाएगा। हाँ हाँ, समझा उस समझा केस सर। में लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से m/2 हो जाएगा, अगर हम पहले से 2D cos थीटा लिखते हैं तो। ओके सर। ठीक है, कॉपी यस कर सर, लीजिए। थैंक यू सर। सर फिर m/2 हो जाएगा तो 2 नहीं लिखा ना सर नीचे? क्या हो गया?
फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ सर, आपने बोला ना कि इधर डीएम का इंटीग्रेशन m/2 हो जाएगा, तो फिर m नीचे 2 क्यों नहीं डाला है? अरे तो ऊपर भी तो 2d cos थीटा लिखेंगे उस केस में, हाँ हाँ, ओके, समझा। तो 2 कैंसिल हो जाएगा। डन सर। No, sir.
हुआ? हाँ सर। सर वहां पे ई वेक्टर इज इक्वल्स टू -2 इंटीग्रेशन डी ई cos थीटा होना चाहिए ना सर, फिर ये 2 तो रहना चाहिए ना। मैं फिर कह रहा हूँ, 10 बार बोल चुका हूँ, एक बार और कहता हूँ। अगर मैं यहाँ 2 लिख दिया तो यहाँ भी 2 लिखूंगा, हाँ सर। और अब मेरा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to m नहीं 0 to m/2 होगा। हाँ समझ आया क्यों? क्योंकि for every point we have already taken a diametrically opposite point. So if we are covering half of the circle, then another half of the circle is automatically being covered. यस सर। In that case, we have to integrate mass from 0 to half of the mass of that circle. यस सर। तो मैं यहाँ 2 लिखूं और m/2 तक करूं तो भी 2 कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर। और नहीं लिखूं तो 0 से m तक करूं तो भी चलेगा। हाँ सर। समझ आया? समझा सर। वेरी गुड। अब देखो इसी में ये x का फंक्शन है, ग्रेविटेशनल फील्ड x का फंक्शन है। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। x इज इक्वल टू 0 पर e की वैल्यू 0 है। हाँ सर। यस सर। x इज इक्वल टू f पर भी e की वैल्यू 0, x इज इक्वल टू इंफिनिटी पर भी e की वैल्यू 0 है। हाँ सर। हाँ सर। तो इसका मतलब है कि सेंटर पर 0 है, इंफिनिटी पर 0 है, मतलब बीच में कहीं मैक्सिमम होगा। हाँ सेंटर सर। पर 0 है, बाद में 0 है, मतलब जरूर पहले इंक्रीज किया होगा फिर डिक्रीज किया होगा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो कहाँ पर इस ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, हम ये ढूंढना चाहते हैं। समझ गए हम क्या ढूंढना चाहते हैं? यस सर। हाँ सर। तो कोशिश कीजिए, कर सकते हो de/dx इक्वल टू 0 करके। क्या सर? कुछ नहीं। फॉर e टू बी मैक्सिमम, de/dx should be 0। हाँ सर। हाँ सर। तो gm कांस्टेंट है, बाहर रहने दिया। d/dx ऑफ x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2, दिस शुड बी 0। हाँ सर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिनोमिनेटर में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल क्यूब आएगा। यस सर। यस सर। न्यूमरेटर में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू 1 हाँ सर। माइनस x इंटू इसका डिफरेंशिएशन 3/2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 1/2 इंटू इंटू 2x। 2x। यस ऐसा सर। होगा। यस सर। दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो ये अगर 0 है, इसका मतलब है मुझे बाकी टर्म से मतलब नहीं है, केवल न्यूमरेटर से काम चलेगा। तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 1/2। यस सर। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2 माइनस 1/2 1 होगा, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर।
So r square is equal to 2x square. So x is equal to r by root 2 plus minus. समझ आया? यस सर। Yes, sir. इस बात का मतलब क्या हुआ, तो थोड़ा मतलब भी समझ लेते हैं। ये रिंग है, ये रिंग का एक्सिस है, ये रिंग का सेंटर है। तो सेंटर के राइट हैंड साइड नेगेटिव होगा, माइनस आई कैप में होगा। हाँ सर। तो ग्राफ ऐसा होगा, x इज इक्वल टू r बाई रूट 2 पर मैक्सिमम। इसके बाद फील्ड पॉजिटिव होगा, इधर होगा, तो इस साइड का ग्राफ ऐसा हो जाएगा। x इज इक्वल टू r बाई रूट 2 माइनस r बाई रूट 2। ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, समझ रहे हो ना? हाँ sir. तो ऐसा कुछ इस केस में ग्राफ हो जाएगा e वर्सेस x का। हाँ सर। समझ आया कुछ? हाँ एक में दिख रहा है प्लस वाई में, एक में दिख रहा है माइनस वाई में। तो जिसमें पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड पॉजिटिव एक्स में, डायरेक्शन भी तो रिंग के इस साइड इधर होगा और रिंग के उस साइड इधर होगा। आई बात समझ में? हाँ sir. केवल मैग्नीट्यूड का करते तो दोनों को पॉजिटिव रखते। कॉपी कर लीजिए इसको। सर बोलो बेटा। सर आपने एंड में क्या कहा डायरेक्शन ऑफ द फील्ड के बारे में रिपीट कीजिए ना। डायरेक्शन ऑफ द फील्ड हमेशा टुवर्ड सेंटर ऑफ द रिंग होगा। हाँ सर। तो रिंग के राइट हैंड साइड में टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, रिंग के लेफ्ट हैंड साइड में टुवर्ड्स राइट होगा। हाँ सर। तो रिंग के लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं प्लस लिखूं, प्लस आई कैप, और राइट हैंड साइड को तो माइनस आई कैप लिखना पड़ेगा। हाँ सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में एक साइड पॉजिटिव आएगा, दूसरे साइड नेगेटिव आएगा, और मैग्नीट्यूड वही रहेगा, सेम पैटर्न। हाँ सर समझा, थैंक यू।
हो गया सर। आगे बढ़ू? हाँ सर। हाँ सर। ये था रिंग की कहानी। अब आइए डिस्क की कहानी। थर्ड। सर मतलब R/√2 पे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगा। हाँ बिल्कुल। ग्रेविटेशनल फील्ड at a point on the axis of a uniform circular disk तो ये डिस्क है। डिस्क का मतलब इसमें मास है ना? इसमें थ्रू आउट द एरिया मास है। हाँ सर। हाँ सर। इस पॉइंट पी पर, जो कि यहाँ से लेट्स से एक्स डिस्टेंस पर है, यहाँ पर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए, है ना? तो हाँ सर। कॉमन सेंस से सोचो ऐसे कि अगर हम यहाँ से r डिस्टेंस पर dr थिकनेस का रिंग लेंगे तो इस रिंग के कारण फील्ड मालूम है, हाँ हाँ सर। और इसी को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से कैपिटल R तक, तो मेरा काम चल जाएगा। हाँ सर। यस सर। कोशिश कर सकते हो खुद से? यस सर। हाँ सर। कोशिश कीजिए।
हुआ? बोलो। सर जो चलो देखो, मास पर यूनिट एरिया m/πr² लिखेंगे। यस सर। यस इस सर। छोटे से रिंग का मास dm, ये हम लिखेंगे मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड विथ 2πr/dr, हाँ सर। that is 2m/R² into small r dr। ये dm हो गया। यस सर। तो इस dm के कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड de होगा, ऊपर में मिल चुका है एक्सप्रेशन, gm, m की जगह 2m/R² स्मॉल r dr into x अपॉन r² प्लस x² टू द पावर 3/2। यही था? बोलो। हाँ सर। तो ये मेरा हो गया 2g कैपिटल M x भी कांस्टेंट है अपॉन कैपिटल R²। इधर हो गया स्मॉल r dr अपॉन स्मॉल r² प्लस x² टू द पावर 3/2। इसको भी तो ऐसे कर दो, 2 को यहाँ से हटा के यहाँ लिख दो। यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि नीचे वाले का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, सर। हाँ सर। r² का 2r/dr। तो ये हो जाएगा gmx अपॉन r² इंटू x टू द पावर -3/2। तो -3/2 प्लस 1 -1/2, तो -2√x हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। सर वो -1/2 होगा ना? हाँ, तो -2 अपॉन √x। हाँ सर। ऐसा -2 अपॉन √x। ऐसा होगा। तो ये हो गया gmx अपॉन r²। कैपिटल R पुट करोगे तो -2 अपॉन √ कैपिटल R² प्लस x²। 0 पुट करोगे तो 0, ऐसा कुछ है ना? हाँ सर। तो देखो फाइनली सर। हमारा एक्सप्रेशन, सर 0 करेंगे तो -2/x नहीं आएगा? हाँ सर वही। हाँ -2/x आएगा, सॉरी। तो नहीं, अच्छा ऐसा कर देता हूँ। ऐसा तो माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, +2/x। ऐसा 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 अगले स्टेप में मैं मतलब मुझे चमक जाता। मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, 2g कैपिटल M x अपॉन r², और इधर हो जाएगा मेरा 1/x माइनस 1 अपॉन √ r² प्लस x²। ठीक है? तो इसको भी आपको एज अ फॉर्मूला याद रखना है, वैसे जरूरत कम पड़ती है, बट ठीक है याद रखते हैं। तुमका कुछ हाँ सर। हाँ सर। कॉपी कर लो इसको।
आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। हो गया तो बोलते भी नहीं हूं, मैं रुका हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे शेल थ्योरम। थ्योरम है gravitational field at a point inside a spherical shell is always zero. ठीक है? And at any point outside it, it behave as a point mass. मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझो। इस स्टेटमेंट का मीनिंग हो गया कि अगर ये एक स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल मतलब मास इसके सरफेस पर है केवल, ठीक है? हाँ सर। तो कोई भी पॉइंट पी जिसका सेंटर से डिस्टेंस अगर x है, रेडियस इसका r है, तो इसका मतलब हो गया कि ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू ग्रेविटेशनल फील्ड E का वैल्यू 0 होगा अगर x लेस देन r है और इज इक्वल टू पॉइंट मास दैट इज gm अपॉन x स्क्वायर होगा अगर x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू r। आई बात समझ में? हाँ सर। इन दोनों बात को अगर हम कंबाइन करें, सर ये कन्वेंशन है क्या? थ्योरम है, देखो ऊपर क्या लिखा है, शेल थ्योरम। तो x इज इक्वल टू 0 से r तक ये 0 होगा और r के बाद ये पॉइंट मास के जैसा ऐसा होगा, है ना? तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस x का ग्राफ है। कॉपी कर, तुमको लग रहा होगा इस थ्योरम का प्रूफ, तो इस थ्योरम का प्रूफ है, प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन मतलब कैसे होगा बता देता हूँ, बट उसका मैथ आपसे होगा नहीं, इसलिए इसको एज अ थ्योरम याद कर।
मैं बताऊंगा तो समझ आ जाएगा कि हाँ इतना करने से आ जाएगा, लेकिन कैसे अभी सिखाता हूँ, पहले इसको कॉपी करो। तो इनसाइड स्फेरिकल सेल ऑलवेज जीरो होता है, याद रखो। और आउटसाइड के लिए पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है। हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ सर। इसी को अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करें, अगर ये सॉलिड स्फीयर होता, सर इसका प्रूफ आप बताने वाले थे। तो प्रूफ बताओ। एक सेकंड ऊपर करो ना, इधर देखना ध्यान से। सपोज ये एक स्फीयर है, ठीक है, ये इसका सेंटर, अंदर का कोई भी पॉइंट मान लो मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है, तो ध्यान से देख सकते कैसे निकालेंगे। अभी हम लोगों ने रिंग के कारण पढ़ चुके हैं, हाँ रिंग सर। के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना पढ़ चुके हैं। हाँ सर। तो इस वाले लाइन की वजह से, इस वाले लाइन के लेफ्ट के राइट हैंड साइड, इसके राइट हैंड साइड में ऐसा ऐसा रिंग बनेगा, हाँ सर। जिस रिंग के एक्सिस पर का पॉइंट ये होगा, है ना। तो इस ब्लैक वाले लाइन के राइट हैंड साइड में जितने भी मास हैं, जितने भी रिंग बनेंगे, उसका फील्ड इधर होगा, यस सर। ठीक है। अब इस ब्लैक वाले लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में देखो,
तो लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह के जितने भी रिंग बनेंगे उसके लिए ये उसके एक्सिस का पॉइंट हो गया, तो इसका फील्ड लेफ्ट साइड होगा, है ना। हाँ हाँ सर। सर। तो एक ऐसा एलिमेंट लेके उसको इस तरह से इंटीग्रेट करें, डिपेंड करता है पॉइंट पे किस लोकेशन पर है, ये करके ब्लैक वाला निकाल लें, फिर इस साइड इंटीग्रेट करके ऐसे ही रेड वाला निकाल लें, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 0 मिलेगा। तो इसका मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है, इसके लिए ये हम लोग इसको डायरेक्ट मतलब आप लोगों की बुक में तो एज अ थ्योरम ही पढ़ना है कि आप रट लो करके, बट ऐसा नहीं है, इसका प्रूफ भी है। इसका प्रूफ भेज दूं, ग्रुप पे भेज दूं क्या? लो कभी हाँ, भेज हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर देख लेकिन लेंगे। कोई मतलब है नहीं तुम लोगों के लिए, कहोगे तो भेज दूंगा, वो तो मेरे पास पड़ा होगा, अभी तुरंत भेज देता हूँ, तुरंत भेज देता हूँ, सेल थ्योरम का प्रूफ। ये सारे count हैं। सेल थ्योरम से सर्च किया तो इतने सारे आए। अच्छा मैं तुम लोग को काम पे लगाता हूँ, ये हो गया। तो अब इसमें हाँ आगे बढ़ते हैं, यही अगर सॉलिड स्फीयर होता तो क्या करते? ग्रेविटेशनल फील्ड at a point due to solid sphere. सॉलिड स्फीयर में भी दो बातें होंगी, या तो पॉइंट इनसाइड लाई करेगा या पॉइंट आउटसाइड लाई करेगा। That is, point lies inside the sphere. ये एक स्फीयर है, इस सॉलिड स्फीयर है तो इसमें थ्रू आउट द वॉल्यूम मास है, इसका मास m है, रेडियस r है। हम लोग सेंटर से लेट्स से x डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर फील्ड निकालना चाहते हैं, ठीक है। हाँ सर। तो देखो यहाँ पर ये एक सेल हुआ छोटा सा, स्मॉल r रेडियस के dr थिकनेस का, उसके लिए तो ये आउटसाइड पॉइंट हुआ, तो सिर्फ उसके कारण फील्ड अभी हम लोगों ने देखा था पॉइंट मास के जैसा होगा, दैट इज जी डी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जी अपॉन एक्स स्क्वायर, डीएम क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर डी आर।
ऐसा हो Yes, जाएगा। हाँ सर। तो ऐसा ऐसा शेल हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, तो 0 से x तक लेंगे, हाँ सर। क्योंकि x के बाद जो शेल आएगा उसके लिए तो इनसाइड पॉइंट हो जाएगा, वो 0 होगा। x से ज्यादा रेडियस का अगर सेल है तो उसके कारण इस x पॉइंट पर तो 0 होगा ना, क्योंकि वो उसके लिए इनसाइड पॉइंट हो जाएगा। हाँ सर, हाँ तो इसको हमें 0 से x तक ही इंटीग्रेट करना है। हाँ यस सर। सर, समझा। तो आर स्क्वायर डी आर, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर x तक। तो g डेंसिटी हो गया मास अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ये डेंसिटी हो जाएगा इंटू 4 पाई अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा x³/3 होगा। हाँ हाँ सर। सर। अब देखो, एक तो ये 4 पाई, ये 4 पाई गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये फील्ड ई का एक्सप्रेशन आ गया GM। अच्छा, यहाँ x² है, यहाँ x³ है, तो एक x बचेगा। तो GM अपॉन R³ इंटू x, ये आपके ई का एक्सप्रेशन होगा। ठीक है। हाँ सर। अगर आउटसाइड लाई किया, केस 2, if x is greater equal to r, that is point P lies outside तो ध्यान से देखोगे आउटसाइड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आउटसाइड में दिक्कत इसलिए नहीं है आउटसाइड में दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि ये पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर 0 से लेकर r रेडियस तक जितने भी स्फेरिकल सेल से मिलके बना है, सबके लिए आउटसाइड पॉइंट है। हाँ सर। हाँ सर। तो सबके कारण ये पॉइंट मास के जैसा ही ट्रीट होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो इसका एक्सप्रेशन तो सिंपल हो गया ना, GM/x²। हो गया। हाँ सर। तो फाइनली इन दोनों को अगर हम मिला दें, दोनों रिजल्ट को, तो सर मेरा उसमें m जो है वो स्फीयर स्फीयर का का मास मास, होगा ना। हाँ, दोनों को अगर हम मिला दें तो मेरे पास फाइनली ई का एक्सप्रेशन हो गया GMx/r³ फॉर x लेस देन इक्वल टू r, और GM/x² फॉर x ग्रेटर इक्वल टू r। दोनों में इक्वल टू का साइन इसलिए है कि x इज इक्वल टू r पुट कर दोगे तो फर्स्ट और सेकंड दोनों एक्सप्रेशन सेम है। हाँ सर। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू r तक ये x के प्रोपोर्शनल है, सो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। x इज इक्वल टू r पर ये वैल्यू मैक्सिमम है, इस मैक्सिमम की वैल्यू GM/r² है। उसके बाद ये हाइपरबोलिकली डिक्रीज करेगा 1/x² के जैसा, हाँ सर। है ना। हाँ सर।
तो ये हो गई सॉलिड स्फीयर की कहानी। कॉपी कर लीजिए। सर थोड़ा बड़ा कर सकते हैं? थैंक यू सर। सर थोड़ा नीचे कीजिए ना।
हो गया सर। आगे बढ़ूं? 1 मिनट सर। 1 मिनट सर बाकी है। सर डन। सर 1 मिनट बाकी है। कल बोला तुम लोगों ने, क्या बाकी है? बोलो कहाँ पर? सर वो ई के वैल्यू नीचे वो। यहाँ हाँ सर। पुराना ऊपर जो लिखा है उसी का समरी है। आगे बढ़ूं? बोलो। हाँ सर। ग्रेविटी का नाम सुना है? यस। क्या होता है? बोलो। Gravitation between Earth and an object, इसको ग्रेविटी कहते हैं। किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच हो तो जनरल टर्म है ग्रेविटेशन, और जब बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट हो तो जनरल टर्म है ग्रेविटी। ठीक है? हाँ सर। तो ये अर्थ है, सपोज ऐसा है, ये अर्थ का रेडियस है आर ई, ये अर्थ का मास है एम ई। यहाँ पर कोई अगर मास m रखा हुआ हो, स्मॉल m, तो अर्थ इसको अपनी ओर पुल करेगा, है ना? हाँ सर। करेगा। किस फोर्स से करेगा? तो G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड GM बाई आर स्क्वायर होगा। करेगा? हाँ हाँ सर। सर। ये m है मास ऑफ अर्थ, ये आर ई है रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये जो टर्म हो गया G मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। हाँ सर। इसी कांस्टेंट को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ इस पर पुट कर दोगे तो जो जी की वैल्यू मिलेगी वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। आई बात समझ में? क्योंकि यही फोर्स mg होता है ना। हाँ सर। तो ये कहानी तो सरफेस पर है, सरफेस से ऊपर जाएंगे तो फोर्स का वैल्यू चेंज होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी चेंज होगी, सरफेस ये कहानी होगी, है ना? हाँ सर। सो नेक्स्ट इज variation in acceleration due to gravity
इसमें a ड्यू टू हाइट, मतलब ये अगर अर्थ सरफेस है तो अर्थ सरफेस से h हाइट ऊपर, यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा ये मुझे ढूंढना है। तो ये डिस्टेंस तो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा, है ना। हाँ सर। तो देखो यहाँ पर जो g की वैल्यू मिलेगी, कॉमन सेंस से देखो, g मास ऑफ अर्थ अपॉन सॉलिड स्फीयर के कारण पढ़ चुके हैं, आउटसाइड पॉइंट है, तो रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, और इधर हम लिख सकते हैं 1 प्लस h अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ। हाँ सर। तो ये जो टर्म है यही 9.81 है जी नॉट, हाँ सर। है ना। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि g इज इक्वल टू जी नॉट इंटू 1 प्लस h अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ टू द पावर -2 होगा ऐसा। हाँ यस सर। सर। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, हाइट की वैल्यू अर्थ के रेडियस के रिस्पेक्ट में अगर छोटी है तब, वैसे तो ये एक्यूरेट रिजल्ट है जिसमें कि कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो कि हाइट इज मच लेस देन कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ चुके हो, ऐसा लिख सकते हैं जी नॉट इज इक्वल टू जी नॉट इंटू 1 1 माइनस 2h टू अपॉन। एच अपॉन आर ई। हाँ सर। सर। तो ये रिलेशन मोस्टली बुक वगैरह में दिया रहता है, बट ये अप्रोक्सीमेट रिलेशन है। ये तभी यूज करेंगे जब हम लोगों को पता हो कि एच इज मच स्मॉलर देन रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है। हाँ यस सर। सर। हाँ सर। दूसरा, डेप्थ के साथ जी कैसे चेंज करता है। तो ये अर्थ है और हम लोग अर्थ सरफेस से डी डेप्थ नीचे, यहाँ पर कहीं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना चाहते हैं, यही मतलब हुआ। हाँ सर। अभी हम लोग सॉलिड स्फीयर वाली कहानी देख चुके हैं। ये डिस्टेंस होगा आर ई माइनस डी होगा। तो ये सॉलिड स्फीयर के इनसाइड पॉइंट वाला कहानी हो गया। हाँ सर। तो मैं जी को ऐसे लिख सकता हूँ, जी इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल क्यूब इंटू एक्स, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ माइनस डी, ऐसा होगा। हाँ सर। दैट इज जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ अर्थ माइनस डी अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर। ऐसा यस इसलिए सर। लिखे क्योंकि ये जी नॉट है। तो यहाँ से मुझे मिल गया जी इज इक्वल टू जी नॉट इंटू 1 माइनस डी अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। ये एक
एक्चुअल रिजल्ट हो गया जिसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है। तो डेप्थ के कारण एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे चेंज होता है, हाइट के कारण जैसा ऊपर बताया वैसे चेंज होता है। क्लियर है? यस सर। यस कॉपी कर लीजिए। सर थोड़ा बड़ा रखो ना, नहीं दिखता है। पहले इतना कर लो। सर नीचे करो।
हो गया सर। हो गया। नहीं सर। एक मिनट। हो गया सर। हो गया। हाँ सर। यस सर। इसके अलावा अर्थ का रोटेशन भी होता है, तो अर्थ के रोटेशन के कारण भी जी की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, तो वेरिएशन इन जी ड्यू हाँ टू सर। रोटेशन ऑफ अर्थ ये अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। चलो बाय। सर बाय कोई सर, होमवर्क है थैंक क्या? हाँ होमवर्क है, 1 सेकेंड वेट कीजिए, 1 सेकेंड वेट कीजिए, मैं बुक से होमवर्क दे रहा हूँ। सर रोटेशनल मैकेनिक्स के लिए हम लोग मॉड्यूल स्टार्ट कर देंगे। कर कर सकते हो। एसयूवी पूरा कर लियो अच्छे से। हाँ सर। हाँ तो कर अरे सकते एच वर्मा हो गया तो मॉड्यूल करना है। हो गया मतलब कैसे हुआ है उस पर डिपेंड करता है। कैसे हुआ है मतलब नहीं समझा। नहीं समझा। एक होता है कि 100% खुद से हो गया है। अगर 100% कुछ से नहीं हुआ तो क्या करें? 100% मतलब कितना, अंडरस्टैंडिंग अगर सही है। देखो, जैसे जिस समय मॉड्यूल वॉड्यूल नहीं था उस समय बहुत लोग एससी वर्मा बुक से भी समझ के आईआईटी पहुंच रहे थे। ठीक है, तो बात वही है कि कितना सीख पाए हो इससे। एससी वर्मा फिजिक्स की बुक है, बाकी मॉड्यूल ये सब प्रैक्टिस बुक है। तो अगर एससी वर्मा हो गया, अच्छे से समझ में आता है कि हाँ जो नहीं हुआ सर से पूछे, कमांड है, हो गया, मॉड्यूल चालू कर दो, प्रैक्टिस जितना मन उतना कर सकते हो। ठीक है, हाँ सर। होमवर्क में है आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर एक मिनट, 1 से लेकर 15 तक। ठीक है, जी सर। ठीक है। ओके यस सर। सर, हो जाएगा। तो लिख देता हूँ इसमें भी मैं। होमवर्क में एससीबी क्वेश्चन नंबर 1 to 15। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर, थैंक यू बाय। सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय हाँ सर। सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर एसओपी के लिए भी डाउट सेशंस थोड़े बहुत चाहिए रहेंगे सर, तो उसका असाइनमेंट प्लस एचसीवी का भी डाउट्स बाकी है। एससीबी का डाउट बाकी है। एसओपी का किया था ना, एससी वर्मा का डाउट नहीं किया था। सर येलो हाउस में तो सर वो 2 लेक्चर तो ऐसे वेस्ट हो गया था सर अपना। मतलब तो मतलब एक में तो शायद से आपका कनेक्शन चला गया था, तो फिर वो लेक्चर थोड़ा बीच में छूट गया था, और फिर दूसरा लेक्चर भी शायद कुछ तो हुआ था सर याद नहीं, लेकिन सर मतलब पूरा मैंने नहीं हो एससीबी का डाउट किया है कि नहीं ये बता दो। पूरा नहीं